अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपील की हैं। ये 7 अपील कौन सी हैं? तो ये जो 7 अपील हैं उनमें पहला है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। जहाँ तक भी संभव हो आप वर्क फ्रॉम होम करें। 1 साल तक किसी भी रूप में गोल्ड खरीदने से बचें। शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में भी गोल्ड ना खरीदें। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, और जो पर्सनल व्हीकल से आप यात्रा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसको कम करें। चौथा है कि कट डाउन द यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल। जो आप एडिबल ऑयल का यूज करते हैं उसके उपयोग को भी थोड़ा कम कीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कीजिए, और जो केमिकल युक्त कृषि होती है उसको ना करके आप नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अपना कदम बढ़ाएं। ये मुख्यतः किसानों से अपील है। अगला है कि स्वदेशी अपनाएं। जो देश में ही निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें। विदेशी वस्तुओं पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। और जहाँ तक आप संभव हो आप 1 साल तक विदेशी यात्रा से भी बचें। आपको पता है ये सब अपील क्यों की जा रही हैं? यहाँ पे जो ईरान है, ईरान और इज़राइल के बीच एक युद्ध चल रहा है, और यहाँ इज़राइल के साथ यूएसए है। यहाँ पे यूएसए का जो मेन मुद्दा वो ईरान जो न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, उसका मुख्य उद्देश्य यही है यूएसए का। जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? जो एक गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर। सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, कुवैत आदि देशों पर आक्रमण कर दिया। जब इज़राइल और यूएसए के अटैक ईरान पर बढ़े तो ईरान ने फिर जो होर्मुज जल संधि है इसको लॉक कर दिया है। होर्मुज जल संधि देखने में छोटी है, लेकिन ये 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू एयर। यहाँ से विश्व का 20% ऑयल पास होता है, मतलब गुजरता है। 17 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से डेली गुजरता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जल संधि है। जब ईरान ने यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया और कुछ अपने फेवरेट देशों जैसे कि चाइना की शिप्स को यहाँ से गुजरने दिया गया, लेकिन अन्य कंट्रीज़ की शिप्स को रोका गया। तो इसके उत्तर में यूएसए ने भी यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया और कहा कि अब यहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजर पाएंगी। आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है, और इन देशों के पास एक ही उपाय है अपने क्रूड ऑयल को अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने का, कि वो इस जल संधि के माध्यम से एक्सपोर्ट करें, यहाँ से शिप्स गुजारें। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, जो क्रूड ऑयल है उसकी कमी हो रही है। तो मोदी जी ने कौन सी 7 अपील की हुई हैं? वर्क फ्रॉम होम, सोना ना खरीदें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कुकिंग ऑयल उचित मात्रा में यूज करें, नेचुरल फार्मिंग की ओर अपने कदम बढ़ाएं, स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी यात्रा ना करें। भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। अभी जो मैंने आपको समझाया, वेस्ट एशिया में जो हॉर्मुज संकट खड़ा हो गया है, इससे वहाँ के देशों में तनाव बढ़ा है, जिससे क्रूड ऑयल महंगा हुआ है और क्रूड ऑयल की सप्लाई भी रुक गई है, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। भारत पर प्रभाव कैसे पड़ेगा कि क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में भी यूज होता है, क्योंकि कई गैस आधारित हमारे पावर प्लांट भी हैं। शिपिंग सेक्टर में यूज होता है, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी यूज होता है, और भी अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई अगर हमारी बंद पड़ जाएंगी अगर इन्हें सही मात्रा में पेट्रोल या डीजल ना मिल पाए।
अन्य भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? हम क्रूड ऑयल किस में खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी महंगी हो जाएगी, तो आम जनजीवन पे जो लोग हैं उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर हम क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये गिरेगा। किसकी अपेक्षा? डॉलर की अपेक्षा। और हमें इम्पोर्ट है और महंगा पड़ेगा। अगर मान लीजिए पहले $1 60 का था, और ये मैं केवल समझा रहा हूँ, अब $1 120 का था। मान लीजिए पहले एक बैरल 1 में आ जाता था, एक बैरल $1 में आता था, तो हमें एक बैरल के लिए ₹60 खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब एक बैरल, मान लीजिए अभी भी $1 में ही आ रहा है, लेकिन हमारा $1 अब ₹120 के बराबर हो गया है। तो हमें अब यहाँ पे ₹120 खर्च करने पड़ेंगे एक बैरल के लिए। ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है। आपको पता है कि हमारा डॉलर की अपेक्षा जो रुपया है इस समय लगभग ₹95 पार कर चुका है। तो महंगाई बढ़ना है। भविष्य में अभी भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो भी महंगे होने वाले हैं। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा एक मुद्दा है गोल्ड का। भारत गोल्ड का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर देश है। हम लोग दुबई, स्विट्ज़रलैंड और अफ्रीकी देशों से गोल्ड खरीदते हैं। आपको पता है हम विदेशों से गोल्ड खरीदेंगे तो किस में पेमेंट करेंगे? डॉलर में। अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उनको डॉलर को विदेशी जो देश हैं जिनसे सोना खरीदा है उनको देना भी तो है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया कमज़ोर होगा। अगर रुपया कमज़ोर और डॉलर मजबूत हुआ तो हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट महंगे हुए तो वही वस्तु चूँकि महंगी इंपोर्ट हुई है तो और ज़्यादा मूल्य पर हमें मिलेगी, यानी कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या करती है कि जो डीजल और पेट्रोल एवं जो डीजल है वो महंगा ना हो, इसके लिए अपने स्ट्रेटजिक जो रिज़र्व रहते हैं पेट्रोलियम और फॉरेक्स से वो डॉलर निकालती जाती है। जो डॉलर फॉरेक्स से निकालेगी तो डॉलर बाहर चला जाएगा, तो हमारा फॉरेक्स भी कम हो जाएगा और इसका भी हमारी रुपये पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रुपये और गिर सकता है। चलिए अब एक एक 7 अपीलों का हम अध्ययन करेंगे। पहली अपील है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि हम ट्रैवल या कम करेंगे। अगर हम ट्रैवल कम करते हैं तो हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है कि वो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। आपको पता है बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 2-2 घंटे भी आप जाम में फंस सकते हैं। ट्रैफिक कम होगा और इसके साथ ही पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। फ्यूल कंजम्पशन जब कम होगा तो हमारे जो क्रूड ऑयल है इस पर दबाव कम पड़ेगा, हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें डॉलर कम खर्च करने पड़ेंगे और इससे रुपये भी मजबूत रहेगा और इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगी। ठीक है, लगभग आगे सभी पॉइंटों में सिर्फ यही बताया गया है। जो 7 अपील है सबका एक ही है कि भैया हमारा जो डॉलर बाहर जा रहे हैं वो रुक जाएं, रुपये महंगा ना हो, क्योंकि ये 95 पार कर चुका है। $1 की कीमत लगभग ₹95 से भी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा जो इसका एक है कि भाई रुपये और ना गिरे, साथ ही में क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पर उचित मात्रा में बना रहे। ऐसा ना हो एकदम से क्रूड ऑयल कम पड़ जाए और पेट्रोल एवं डीजल की मात्रा जो
कीमत है और ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, इकोनॉमी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, आम जनजीवन को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें जो वस्तुएं हैं वो महंगी प्राप्त होंगी। अगला पॉइंट है, हमारी सरकार चाहती है कि हम 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर देश है। अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो हमें गोल्ड इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। सेम कंडीशन वही लगनी है। अगर हम गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें उस देश को डॉलर में पेमेंट करनी होगी, यानी कि डॉलर ज़्यादा खर्च होंगे, और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर चला जाता है। ठीक है, और सेम वही डॉलर बाहर जाएगा, रुपए हमारा कमज़ोर होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो गोल्ड है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, यानी कि जो गोल्ड है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। आप एक बार गोल्ड खरीदते हैं, उनके गहने बनवा लिए तो आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं, वो इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है जिन पैसों से आप गोल्ड खरीदना चाहते थे, अब उन सेविंग को प्रोडक्टिव एसेट, डिपॉजिट, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, ताकि वो रुपए वापस इकोनॉमी में आए। अगला पॉइंट है, गवर्नमेंट कह रही है भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए, यानी कि मेट्रो, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रेन और बस से यात्रा कीजिए। मोदी जी चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, यानी कि मेट्रो, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस और ट्रेन का हम यूज करें। इससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और डॉलर कम खर्च होंगे, जिससे CAD भी, करेंट अकाउंट डिफिसिट भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन हमारे काबू में रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी 2 कार के काफिले से गुजरे, एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही थी। वो यही लोगों को दिखाना चाहते थे आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए, या फिर कम से कम गाड़ियों का यूज करिए, ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो। अगला पॉइंट है कुकिंग ऑयल से संबंधित है कि एडिबल जो ऑयल है उसका यूज कम करो। आपको पता होगा भारत जो है एडिबल ऑयल का उत्पादक तो देश है ही, लेकिन बहुत बड़ा इम्पोर्टर भी देश है। हम जितना उत्पादन करते हैं वो कंजम्पशन कर लेते हैं, हमें अलग से भी विदेश से ख़रीदना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पेमेंट करेंगे। सेम वही मुद्दा जो हर जगह लागू हो रहा है, आप समझ लीजिएगा। इसको सबसे कंट्रोवर्शियल अपील भी माना जाता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि भैया अब हमारे कुकिंग ऑयल से आपको क्या मतलब, हम खाना भी ना खाएं। तो आपको पता है जो एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है, भारत में जो एडिबल ऑयल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जो कि अमेरिकन कल्चर है, पिज़्ज़ा बर्गर लोग ज़्यादा खा रहे हैं, और इससे मोटापा, हार्ट डिसीज़ यानी हृदय से संबंधित बीमारियां और अनहेल्दी फूड हैबिट भी लोगों में बढ़ती जा रही हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो मोदी जी है वो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया कम खाना खाओ, वो उनका कहने का मतलब है कि आप अनावश्यक या अतिरिक्त उपयोग को कम कर दीजिए। किसके? कुकिंग ऑयल के। अगली अपील मोदी जी ने की है किसकी? नेचुरल फार्मिंग की। जो किसान बंधु हैं वो नेचुरल फार्मिंग करें। भारत क्या करता है, अभी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका इंपोर्ट करता है, कहाँ से? रसिया से, यूक्रेन से, चाइना से। साथ में हम जो DAP, यूरिया वगैरह जो खाद होती है, गवर्नमेंट उस पर बहुत हाईली सब्सिडी भी देती है। और भारत में जैसे ही हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, किसान ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज कर रहे हैं, ताकि उनकी उत्पादकता ज़्यादा बढ़े। लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर ही जाएंगे। सेम वही रीजनिंग आपको लगानी है, डॉलर जाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ।
तो मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए जिससे इंपोर्ट कम होगा और जो सॉइल की हेल्थ है वो भी बढ़ेगी और सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे मेन मुद्दा एक आता है, कौन सा, श्रीलंका ने भी यही करने की कोशिश की थी। एकदम से उन्होंने कहा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा किसकी, बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ गई। बायो फर्टिलाइज़र, और उनका चीन का पहले से ही कर्ज था उनके ऊपर, और बायो फर्टिलाइज़र की जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और ऑर्गेनिक जो नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है कि इसकी ईल्ड बहुत कम होती है। जो केमिकल फार्मिंग करने के बाद आप 1 एकड़ में जितना उत्पादन कर सकते हैं उससे बहुत कम ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में होता है, जिससे एक तरफ खाद्यान्न संकट का उत्पन्न हो सकता है, दूसरी तरफ बायो फर्टिलाइज़र की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगली अपील मोदी जी ने की है कि आप भैया स्वदेशी अपनाएं, इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदें। आप मार्केट में जाएं, कोशिश करें कि इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, चाइनीज या विदेशी प्रोडक्ट ना खरीदें। लोकल प्रोडक्ट्स के प्रति वोकल हों और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, एमएसएमई को सपोर्ट करें। अगर हमारी एमएसएमई अच्छा काम करेंगी, उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, जॉब ज़्यादा मिलेंगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र हमारा मजबूत होगा। इससे हमें हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। इंपोर्ट कम होगा तो हमारा वही डॉलर वाला आप लगा लीजिए रीजनिंग यहाँ भी। और स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना नहीं होता है। इसका एक अन्य मतलब है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल जॉब्स हैं और इंडिजीनियस जो हमारी वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, हम उसको प्राथमिकता देंगे। विदेशी निर्मित उत्पादों की जगह हम इंडियन गुड्स को खरीदेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एमएसएमई जो हमारे जो नए नए स्टार्टअप्स हैं और लोकल इंडस्ट्री को डिमांड सपोर्ट मिलता है। इससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य है उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो मोदी जी ने कहा है कि आप नो फॉरेन ट्रिप्स, आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स को बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग जो आप बाहर करते हैं तो वर्ल्ड में डॉलर जाता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसकी शुरुआत तो कोहली ने की थी, उन्होंने इटली में जाके अपनी मैरिज की थी, तो एक ट्रेंड बन गया, भारत में अमीरों की कमी तो है नहीं। लग्जरी टूरिज्म को बाय बाय कर दीजिए। आपको पता है मालदीव जो कि एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, वहाँ का उन्होंने तो अपना ब्रांड एम्बेसडर भी एक इंडियन को बना रखा है। मोदी जी का कहना है आप राजस्थान जाइए, गोवा जाइए, केरल जाइए। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर जैसे इतनी अच्छी अच्छी जगह है, आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल्स को कम करने की अपील का जो लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है वो कम हो जाए, इंपोर्ट रिलेटेड जो प्रेशर है वो कम हो जाए और लोकल हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिले, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन भी देख लेंगे। मोदी जी बोल के तो चले गए, लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे कि पहला है वर्क फ्रॉम होम। आप हर काम घर से नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हैं, रिटेल है, पुलिसिंग है या एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होती है। जिन जॉब्स में संभव है वहाँ भी घर पर प्रॉपर इंटरनेट, वर्क स्पेस, डिवाइस एक्सेस चाहिए, जो हर कर्मचारी के पास नहीं होता है। इसलिए यह एक सिलेक्टिव उपाय है और यूनिवर्सल समाधान नहीं है। अगला पॉइंट है गोल्ड वाला। गोल्ड भारत में केवल निवेश नहीं है, यह कल्चरल एसेट यानी कि हमारी संस्कृति और से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है और यह सोशल सिक्योरिटी भी एक माना जाता है कि हमारे पास गोल्ड है, कभी विपदा आई तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 साल गोल्ड ना खरीदें जैसी अपील अर्बन मिडिल क्लास तक सीमित असर कर सकती है, लेकिन हमारा जो गांव है और जो फेस्टिव डिमांड है पूरी तरह हम नहीं रोक सकते हैं। हाउस होल्ड की सेविंग हैबिट बदलना सरकार
कि मोरल अपील से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पर निर्भर करता है। अगला है फ्यूल की बचत। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी जगह उपलब्ध नहीं है, खासकर छोटे शहरों में। तो भाई अब वो कैसे मेट्रो का यूज करेंगे? कई लोगों के लिए जो उनका निजी वाहन है वो लग्जरी नहीं है। बाइक से उन्होंने क्या करते हैं, सुबह दूध के डिब्बे उठाए और अलग अलग जगह पे जाके अपना दूध बेचा। ठीक है, तो उनके लिए तो ये लग्जरी नहीं, उनकी तो ये आवश्यकता है। इसलिए फ्यूल सेविंग की अपील का असर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग पर बहुत निर्भर करता है कि आप शहर में हैं कि गांव में हैं। कुकिंग ऑयल कम करना सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन जो भारतीय भोजन की विविधता है, जो हमारी हैबिट है और जो लगातार इनकम लेवल लोगों का बढ़ रहा है, जिस इसके कारण इसे यूनिफॉर्मली लागू नहीं कर सकते हैं। बहुत से हाउस होल्ड पहले से ही बजट कॉन्स्ट्रेंट के कारण सीमित तेल उपयोग करते हैं, इसलिए अतिरिक्त कटौती उनके न्यूट्रिशन कंसर्न भी पैदा कर सकती है। इस अपील का प्रैक्टिकल असर तभी होगा जब हेल्दी डाइट अवेयरनेस हो और एडाइबल ऑयल सब्सटीट्यूशन एक साथ चलें। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का ट्रांजिशन तुरंत नहीं होता है कि भैया आज मोदी जी ने कहा हम अगले दिन से ही नेचुरल फार्मिंग शुरू कर देते हैं। इसमें ईल्ड रिस्क होता है, यानी कि उत्पादकता एकदम से घट जाती है। लोगों के पास स्किल नहीं होता है, किसानों के पास। उनको नेचुरल फार्मिंग से या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए उनके लिए सर्टिफिकेशन का इश्यू होता है। मार्केट तक उनकी एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो सिंथेटिक इनपुट का विकल्प हर जगह आसान नहीं है कि जो डीएपी खाद वगैरह जो 300-400 की बोरी मिल जाती है, उसका भी कोई विकल्प है नहीं, जहाँ लघु और सीमांत किसान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। स्वदेशी अपनाएं। ठीक है, लोग बाग कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अच्छा विचार है, लेकिन आज हम 1991 में जो एलपीजी सुधार हुए तो हम जो है वो ग्लोबली सप्लाई चेन से बहुत ज़्यादा एकीकृत या जुड़ चुके हैं। विदेशी ब्रांड की वस्तुएं ना खरीदो ये कह देना पर्याप्त नहीं होता है। आपके पास स्वदेशी ब्रांड की भी उसी लेवल की उसी क्वालिटी की वस्तुएं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, हम अभी बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, इसलिए प्रैक्टिकल यहाँ पे लिमिटेशन है। कंज्यूमर चॉइस से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस तय करती है कि लोग स्वदेशी की तरफ जाएंगे या विदेशी की तरफ। मोबाइल ही देख लीजिए, आप लावा का मोबाइल ख़रीदना पसंद करेंगे या फिर रेडमी का? कहाँ पे क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं। ठीक है, अगला है विदेशी यात्रा ना करें। जो भारत का लोअर मिडिल क्लास है वो तो वैसे भी यात्रा नहीं करता है, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदेश में जुड़ी होती हैं इसलिए वहाँ जाते हैं, तो कह देना कि आप विदेशी यात्रा ना करो ये भी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन नॉन एसेंशियल और अपनी खुद की जो टूरिज़्म आप कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, आप उसको रोक सकते हैं। और भारत में भी नॉर्थ ईस्ट जैसी बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ जाके यात्रा कर सकते हैं। मोदी जी ने जो अभी 7 अपील की हैं इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। फ्यूल कंजम्पशन घटने से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा और हमारा करंट अकाउंट प्रेशर और इन्फ्लेशन पर राहतकारी असर पड़ सकता है, जो पहले बताया जा चुका है। गोल्ड खरीद कम होने से बुलियन इंपोर्ट्स घट सकते हैं और हाउस होल्ड सेविंग प्रोडक्टिव फाइनेंशियल एसेट की तरफ जा सकती है। यानी कि आप केवल गहने नहीं बनवा रहे हैं, उनको म्यूचुअल फंड जैसी जगह में लगा रहे हैं और वो रुपया वापस इकॉनमी में जा रहा है, यानी कि प्रोडक्टिव हो रहा है। स्वदेशी इंपोर्ट्स प्रोडक्ट्स अपनाने से जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, लोकल जॉब्स होंगी और डिमांड सपोर्ट मिल सकता है। नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा, फर्टिलाइज़र डिपेंडेंस घटेगी और लंबे समय में इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है और सॉइल की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। आपको पता है कि जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल्स पर इन पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है।
पंजाब में कई ऐसे क्षेत्र वहाँ पर कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि केमिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। साथ ही में जल स्तर भी बहुत नीचे जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, फ्यूल यूज कम होगा और अर्बन कंजेशन कम हो सकते हैं, जिससे कुछ सेक्टर्स में इफ़िशियंसी भी, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। नकारात्मक क्या है? कंज्यूमर डिमांड में कमी से कुछ सेक्टर में जैसे गोल्ड रिटेल, ट्रैवल, एविएशन और ऑटोमोबाइल प्रीमियम एफएमएमजी पर दबाव आ सकता है। फॉरेन ट्रेवल्स कम करने से टूरिज्म लिंक्ड सर्विसेज और एविएशन रेवेन्यू भी प्रभावित हो सकता है। विदेश नहीं जाएंगे तो भाई एरोप्लेन का फिर क्या ही काम है। तो ये भी तो अपनी कंपनी चला ही रहे हैं ना। कुकिंग ऑयल कम यूज करने से एडिबल जो ऑयल डिमांड है वो घटेगी, लेकिन इसका डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स पर असर तब तक सीमित रहेगा जब तक प्राइस, न्यूट्रिशन और सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी साथ ना हो। नेचुरल फार्मिंग ट्रांजिशन से शुरुआती वर्षों में यील्ड अनसर्टेनिटी रहेगी, फार्मर इनकम रिस्क बढ़ा सकता है। स्वदेशी का असर तभी बड़ा होगा जब इंडियन प्रोडक्ट्स क्वालिटी अच्छी हो, कम प्राइस में हो और इनकी स्केल अच्छी हो और कॉम्पिटिटिव हो। अगर बहुत कम शब्दों में समझूं तो जो जो अपील की गई है वो मतलब जो मुख्य अपील इसलिए की गई है क्योंकि मुद्दा ये हो गया है कि हम डॉलर रुपए घट रहा है, डॉलर की अपेक्षा क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी समस्या आ गई है होर्मुज जलसंधि संकट के कारण। ठीक है। और कुछ अपील बहुत ही व्यवहारिक हैं, जैसे गोल्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं और हमेशा इसका फॉरेन एक्सचेंज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यह जो अपीलें हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन, डोमेस्टिक रेजिलियंस यानी कि आत्मनिर्भरता पर आधारित हैं। भारत के लिए क्रूड ऑयल, गोल्ड, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर जैसी वस्तुएं बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए कंजम्पशन डिसिप्लिन मैक्रो स्टेबिलिटी में मदद कर सकता है। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है तो कम शब्दों में आप समझ लीजिए। ये मोदी जी की जो ये 7 अपील हैं पूरी तरह इरेशनल नहीं है, लेकिन एक फुल इकोनॉमिक सॉल्यूशन भी नहीं है। ये जो अपील है ये सिंबॉलिक है, बिहेवियरल है और कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी है। इनका असर तभी बड़ा होगा जब उनको क्या मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिले, यानी कि हमारा जो इंफ्रा है वो अच्छा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो, तभी तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बना रहे, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करें कि क्रूड ऑयल केवल गल्फ़ कंट्रीज़ से ना खरीद के हम जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी क्रूड ऑयल ख़रीदें और रसिया से भी ख़रीदें। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की आवश्यकता इंडिया में सभी जानते हैं, यानी सिर्फ सिटीजन नहीं सिस्टम को भी हमें बदलना पड़ेगा। आपने लोगों से कह दिया है, नागरिकों से कह दिया है, केवल नागरिकों को नहीं बदलना, सिस्टम भी बदलना होगा। धन्यवाद।